हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 10th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे। हमने समझा था डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में समझा था, डिमांड कर्व, डिमांड स्लोप पढ़ा था, डिमांड फंक्शन पढ़े थे, एंड लास्ट में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये डिस्कस किया था। दोनों ही केसेस में, इंडिविजुअल डिमांड के केस में एंड मार्केट डिमांड के केस में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं ये हमने समझा था। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। और मेरा एक सजेशन है कि लॉ ऑफ डिमांड का ये जो लेक्चर है ये अटेंड करने से पहले अगर आपका फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, अगर वो पढ़ लेंगे ना तो आपको ये जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर में हम लोग यही जो थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड पर, ये जो लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक है इस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो चलिए फिर मैं डिटेल में बताती हूँ कि आज हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। फिर इसके अजम्पशंस देखेंगे, ये लॉ है ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस होंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज भी हैं जो लॉ ऑफ डिमांड का जो रूल है उसको नहीं फुलफिल करती हैं, ठीक है, नहीं मानती हैं। तो हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। फिर हम ये डिमांड कर्व, जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो भी बनाना देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, इन सब की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए और इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख यानी नवंबर 2021 तक अपलोड किए हैं, तो इनका जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, और इनकी हेल्प से खुद भी पढ़े और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो फिर चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइसेस। यानी किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये बढ़ती जाती है एज इट्स प्राइसेस फॉल। यानी जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती जाती है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होता है, वो बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे कोई सामान सस्ता होता जाता है मार्केट में उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट महंगा होता जाता है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता जाता है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है जो आपको इसमें लिखना है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी ये जो लॉ है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, एंड प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ठीक है, ये लॉ तभी होल्ड करता है व्हेन द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी जो बाकी फैक्टर्स हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते हैं, अगर बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तभी ये जो रिलेशनशिप है ये होल्ड करता है। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी अगर बाकी चीजें, बाकी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हैं तो क्या होता है, प्राइस घटने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है और प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड घटता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सॉरी मैंने ये एरो गलत बना दिया। जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे हैं, लोग अब अपने पर्सनल व्हीकल कम यूज कर रहे हैं, और अब इतना कार का भी इतना परचेजिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, गाड़ियों की परचेजिंग इतना नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड घटती जा रही है।
ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले पेट्रोल की प्राइस काफी कम थी, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस कम थी तो उसकी वजह से क्या थी, क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की काफी ज्यादा थी, लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करना ज्यादा प्रेफर करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज करते थे। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट, ठीक, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम होगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है, ये जो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये जो कहा गया है कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, डिटर्मिनेंट्स, मैंने आपको 5 डिटर्मिनेंट्स बताए थे, जो मैंने आपको 5 डिटर्मिनेंट्स बताए थे, क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बताए थे ना लास्ट लेक्चर में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो ये 5 फैक्टर है जिन पे क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है, ठीक है। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका क्या मतलब है कि प्राइस को छोड़ के जो ये जो 4 फैक्टर है ना, नेक्स्ट 4 फैक्टर है, दिस शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होने चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड ये मतलब अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमांड तब अप्लाई होता है व्हेन दीज 4 फैक्टर्स, ये जो बचे हुए जो 4 फैक्टर है ना, अगर कांस्टेंट है, तब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल वैसे क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, शेड्यूल मतलब टेबल, जब हम टैबुलेटेड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी को जब हम टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ऐसा टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिमांड शेड्यूल बनाया है कमोडिटी एक्स के लिए, तो जब कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 100 यूनिट, जब उसकी प्राइस घटी 9 रुपए हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 150 रुपए, जब उसकी प्राइस और घट गई 8 रुपए तो क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ गया 200, फिर ऐसे ही 7 पे हो गया 250, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है px और qx के बीच में, जैसे जैसे प्राइस घटती जा रही है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज डिमांड शेड्यूल एज पर लॉ ऑफ डिमांड। और अगर आपको डिमांड कर्व बनाने के लिए कहा जाए तो आप सिंपली ऐसा कर्व बनाएंगे, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर चलिए इसमें कोई भी पॉइंट ये लेते हैं, पॉइंट P1, ठीक है, सपोज करिए ये है पॉइंट P1, हम कौन सा ले लेते हैं, सपोज करिए ये है 10, ठीक है। 10 पे क्वांटिटी कितनी है, 10 पर जब प्राइस जो है 10 नहीं, सॉरी, हम इसको 9 ले लेते हैं, ठीक है। ये जो P1 है दिस इज 9, ठीक है। जब P1 जो है 9 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 9 पे कितना है, 150, ये जो Q1 है इसको हम ले लेते हैं 150, तो फिर इनको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट निकल के आता है। जब प्राइस बढ़ गई, जब प्राइस बढ़ गई 10 रुपए हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, घट गई, कितना हो गया, 100, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आया। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है कि डिमांड शेड्यूल से कैसे डिमांड कर्व बनाना है। वैसे ये ग्राफ पेपर पे तो सिंपली बनाया जा सकता है, सिंपली एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट करते हैं, और फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं यहाँ पे और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो आपका बन जाता है डिमांड कर्व। और आप इस डिमांड कर्व को देख के कह सकते हैं कि इट इज स्लोप, इसका स्लोप कैसा है, इट इज स्लोप डाउनवर्ड। ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है, स्लोप डाउनवर्ड। ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन px एंड qx, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इनके बीच में क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यही तो है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया है लॉ ऑफ डिमांड, हमने उसका डिफिनीशन पढ़ ली,
और उसका ग्राफ देख लिया, कर्व देख लिया, शेड्यूल देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ अजम्पशंस। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं। ठीक है, 4 अजम्पशंस हैं। बेसिकली इन 4 अजम्पशन को हम एक में भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का जो अजम्पशन है वो उसकी डिफिनीशन में ही था कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड, यानी लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होता है, तभी फुलफिल होता है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। जब बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड, ठीक है, तभी होता है। ये तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था। और ये भी बताया था कि अदर थिंग का मतलब क्या है। ये जो अदर थिंग्स है इनका मतलब क्या है, तो अदर थिंग्स मींस जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके जितने भी ये जो बचे हुए 4 फैक्टर हैं, दिस शुड बी कांस्टेंट। ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड, तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है मतलब अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे डिमांड फंक्शन है ना, याद आ रहा है डिमांड फंक्शन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था दिस इज द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन से शो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप शो होता है, किससे, डिमांड फंक्शन से। तो इस डिमांड फंक्शन से भी हमें समझ में आता है कि पी एक्स को छोड़ करके बाकी ये जो 4 फैक्टर्स हैं दिस शुड बी कांस्टेंट। यही है अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी ये जो टी है दिस शुड रिमेन कांस्टेंट। अगला क्या है, चेंज इन इनकम ऑफ बायर, दिस शुड बी कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज, अच्छा यहाँ पे नो होना चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर। ठीक, तीसरा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। जो रिलेटेड गुड्स है जैसे सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसकी प्राइस नहीं चेंज होनी चाहिए। ये तीसरा एजम्पशन। चौथा एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में जो कॉमोडिटी है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अगर ये 4 अजम्पशन फुलफिल होते हैं, ठीक है, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड। यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, बाकी सारी चीजें मतलब ये जो 4 चीजें हैं ये कांस्टेंट रहती है, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया अजम्पशन। अब चलिए डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। क्या कारण है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड आया, ये जो कॉन्सेप्ट आया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको कई तरीके से पूछा जाता है, या तो रीजन करके पूछा जाएगा कि रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, या दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसका सबसे पहला जो कारण है ना दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही पढ़ा चुकी हूं मैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता जाता है, यानी कोई कॉमोडिटी है उसका ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करता है, तो उससे क्या होता था, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी जो उसे मिलती थी, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। ठीक है, एक एडिशनल चॉकलेट खाने से जो आपको एक एडिशनल यूटिलिटी मिलती थी, दैट वाज मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती जाएगी, इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो कम होती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो जो हर एडिशनल यूनिट जो परचेज करेगा, ठीक है, अब उसे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है ना, वो अपना कंजप्शन बढ़ाता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी अब उसे कम मिल रही है। अब अगर उसे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, तो नाउ कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा प्राइस अब कंज्यूमर नहीं पे करना चाहता है। कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे एक्स्ट्रा मनी, अब कंज्यूमर पे करेगा लेस एंड लेस प्राइस। अब कंज्यूमर लेस एंड लेस प्राइस यानी कम से कम प्राइस पे करेगा।
ठीक है, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाता जा रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी कंजप्शन की बढ़ाता जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब अब कंज्यूमर उस एडिशनल प्राइस के लिए ज्यादा पैसा नहीं पे करेगा, वो कम प्राइस में मिलेगा तभी खरीदेगा, इसलिए क्या है, प्राइस फॉल करती है। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? इनकम इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज। रियल इनकम, यहाँ पे एक चीज है समझने की, रियल इनकम। देखिए, एक तो होता है इनकम, एक है रियल इनकम। रियल इनकम का क्या मतलब है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, उसको 15 रुपए मिले, ठीक है, 15 रुपए मिली, डेली की पॉकेट मनी उसे 15 रुपए मिलती है, ठीक है। तो जो चॉकलेट है उसकी प्राइस है, कोई चॉकलेट है उसकी प्राइस है 5 रुपए। तो यानी वो जो स्टूडेंट है वो कितना खरीद सकता है, वो 3 चॉकलेट ले सकता है, ठीक है। बट अगर इसकी प्राइस, ये जो चॉकलेट है इसकी जो प्राइस है, अगर ये फॉल होके 3 रुपए हो जाए, तो क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है अब क्या ले सकता है, अब ये 5 चॉकलेट, कितना क्वांटिटी डिमांडेड, अब वो 5 चॉकलेट ले सकता है इस 15 रुपए में। ठीक है, इनकम इज फिक्स्ड, इनकम यहाँ पे फिक्स्ड है, 15 रुपए ही मिल रही है उसको, डेली की पॉकेट मनी 15 रुपए ही मिल रही है। लेकिन क्योंकि अब चॉकलेट सस्ती हो गई है, इससे क्या है, इसकी रियल इनकम बढ़ गई है, अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिस इज द सेकेंड रीजन, इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम मतलब रियल इनकम, यानी प्राइस घट जाती है ना, तो जो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। 5 रुपए का था तो 3 ले सकता था, लेकिन अब 3 रुपए का हो गया है तो 5 चॉकलेट ले सकता है। तो दिस इज रियल इनकम। ठीक है, प्राइस घटने से रियल इनकम बढ़ जाती है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन। तीसरा रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, पर चलिए एक बार शॉर्ट में बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक दूसरे की जगह यूज किया जा सके, जिसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है टी एंड कॉफी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस टी की बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टी की प्राइस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड टी की घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिकॉज क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो कंज्यूमर है वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस टी की बढ़ती बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड टी की क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक, क्यों घटती जाएगी, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, टी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है कॉफी, जो शायद सस्ती मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या होंगे, वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज साइज ऑफ कंज्यूमर गुड। साइज ऑफ कंज्यूमर गुड, चलिए ये एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए पहले कोई मोबाइल था, वो 15,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा था, ठीक है। तो 15,000 रुपए का मिल रहा था, तो कुछ ही कंज्यूमर्स थे जो अफोर्ड कर सकते थे उस मोबाइल को खरीदने का। लेकिन फिर क्या हुआ, उस मोबाइल की जो प्राइस है वो घट के कितनी हो गई, वो हो गई 8,000 रुपए या 10,000 रुपए हो गई, ठीक है। तो प्राइस घट गई 8,000 या 10,000 रुपए हो गई, तो अब क्या है, कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा ना। अब ज्यादा लोग, 8,000 का मोबाइल तो काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 10,000 का मोबाइल काफी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 15,000 का मोबाइल कुछ लोगों को महंगा लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे प्राइस घटती जाती है, जो कंज्यूमर का जो ग्रुप है जो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यही तो इसी की वजह से बढ़ता जाता है। तो इससे क्या हुआ, प्राइस घटी तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अगला और आखिरी रीजन, पांचवा रीजन क्या है, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, चलिए ये भी एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जो दूध है, इसके कई यूजेस हैं। देखिए, मिल्क तो सबसे पहले एक पीने के काम में आता है, ड्रिंकिंग के काम में, ठीक है। फिर उसके बाद टी बनाने में, चाय बनाने में काम आता है। फिर मिल्क का आप कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से घी बन सकता है, मिल्क से बटर बन सकता है, मिल्क से और क्या बन सकता है, चीज बन सकता है, ठीक है। मिल्क से बहुत सारे स्वीट्स बनते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ मिल्क।
बहुत सारे यूजेस हैं मिल्क के। तो मिल्क की अगर प्राइस फॉल, पहले बताती हूँ, मिल्क की अगर प्राइस फॉल करेगी तो आप क्या करेंगे, मिल्क को आप ड्रिंक और टी के काम में तो यूज करते ही थे, पर मिल्क अगर सस्ता हो जाएगा तो आप दही भी घर पे ही जमा लेंगे, घी भी घर पे ही बना लेंगे, बटर घर पे बना लेंगे, मिठाइयाँ घर पे बना लेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, राइज करेगा, अगर मिल्क सस्ता हो जाए। लेकिन अगर इसी की जगह मिल्क महंगा हो जाए, तो मिल्क की प्राइस बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा, आप सोचेंगे मिल्क को केवल पीने के लिए और चाय बनाने के लिए रखते हैं, दही हम बाहर से खरीद लेंगे, घी हम बाहर से खरीद लेंगे, बटर अलग से खरीद लेंगे, मिठाइयां भी दुकान से ही खरीद लेंगे क्योंकि दूध महंगा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड मिल्क का क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट यूज। ये है पांचवा रीजन कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट यूजेस हैं और उसकी अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है। ठीक है, एक और वैसे एग्जांपल इसका मिल्क की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, बट फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो बाकी यूजेस हटा दिए जाएंगे, केवल इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग मतलब वो फैन और लाइट के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये 5 मेन रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शन भी हैं लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स या वेबलन इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे भी गुड्स होते हैं जो स्टेटस के लिए खरीदे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सेप्शन का मतलब बता देती हूँ, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे प्राइसेस घटेंगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, यही है ना लॉ ऑफ डिमांड। बट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट, क्या कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस जैसे जैसे घटेगी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट। तो अपोजिट तीन केसेस बनते हैं, अपोजिट इन तीन केसेस में होता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चलता है। पहला केस क्या है, स्टेटस सिंबल गुड। स्टेटस सिंबल गुड को वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं। वेबलन साइंटिस्ट के नाम पे है, इकोनॉमिस्ट के नाम पे है, प्रोफेसर वेबलन के नाम पे इसको नाम दिया गया वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, वो स्टेटस दिखाने के लिए परचेज किए जाते हैं। ठीक है, और ये इसलिए खरीदे जाते हैं, मार्केट में इन गुड्स की इसलिए डिमांड होती है क्योंकि ये महंगे हैं। जिस दिन ये सस्ते हो जाएंगे ना तो वो स्टेटस सिंबल तो रहेंगे नहीं, तो फिर इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे गुड होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं लग्जरी कार्स है, ठीक है, प्लैटिनम है, डायमंड है, विंटेज कार है। क्योंकि ये महंगी है, क्योंकि इनकी प्राइस हाई है, इसलिए इनकी डिमांड है। जिस दिन ये सब सस्ते हो गए ना इनकी डिमांड भी खत्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं वेबलन इफेक्ट। ठीक है, ये स्टेटस सिंबल के गुड्स हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चलते हैं। दूसरे जो गुड्स होते हैं दैट इज गिफन गुड्स। दूसरे जो गुड्स हैं दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। गिफन गुड्स क्या होते हैं, दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। ये बहुत ही हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, ये भी लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चलते हैं। इनकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जाता है, प्राइस घटती जाती है क्वांटिटी डिमांडेड घटता जाता है इनका। ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स के अगेंस्ट चलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, और ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसी को गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, तो ये क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट है तो इसको कहा जाता है गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, ये बेसिकली गिफन गुड्स होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, तीसरा जो है, जो तीसरा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है दैट इज इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, तो बेसिकली क्या होता है, कुछ कंज्यूमर जो होते हैं ना उनका जजमेंट कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटेटिव तब है या प्रोडक्ट में क्वालिटी तब है जब वो महंगा है। ठीक है, मतलब समझे कि कुछ कंज्यूमर का ऐसा मानना है कि कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो जज करते हैं क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी बाय इट्स प्राइस। यानी कोई कॉमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी वाइज अच्छा है तभी जब वो महंगा है, अगर वो सस्ता हो गया तो मतलब खराब हो गया। ऐसा जजमेंट है कुछ टाइप के कंज्यूमर्स का।
ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट महंगा है, उसकी प्राइस हाई है, तभी वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है और तभी उसकी मार्केट में डिमांड है। अगर वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया यानी वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ कंज्यूमर का जजमेंट है कि वो अच्छा नहीं है, तो उसकी डिमांड नहीं होगी। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 गुड्स हैं, ये 3 कंडीशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चलती हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। अभी मैंने बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शंस हैं, तो उस केस में डिमांड कर्व कैसा बनेगा। अभी तक मैंने लॉ ऑफ डिमांड का जो आपको कर्व बताया था वो क्या था, इट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर यहाँ पे पी एक्स प्लॉट करें, यहाँ पे क्यू एक्स प्लॉट करें, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, तो डिमांड कर्व कैसा बनता था, इट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हो रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाती है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था। लेकिन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, या जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, वहां पे क्या होता है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डिमांड कर्व फिर ऐसा बनेगा, स्लोप अपवर्ड, ऐसा डिमांड कर्व बनेगा। तो एग्जाम में कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप तो सबको पता है, बट लॉ ऑफ डिमांड जब नहीं फुलफिल होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, तो स्लोप कैसा बनता है, तो दिस इज द स्लोप। स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड, स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दिस द स्लोप ऑफ कर्व व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए, दिस वाज द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर, ये आज का पूरे लेक्चर का कंटेंट था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हुई, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मूवमेंट में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट में जब डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है, तो कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ में आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट, एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होता है, इनकम इफेक्ट होता है, एंड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट होता है। ये 3 इफेक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इफेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में डिमांड कर्व कैसे मूव होता है और कैसे शिफ्ट होता है, किन कंडीशंस में होता है, क्यों होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, और कैसे फिर ग्राफ बनाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और अगर आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, लगे कि लेक्चर यूजफुल था, तो जरूर वीडियो को लाइक किया करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।